नमस्कार दोस्तों, आप स्कूल ट्रांसफर करना चाहते हैं, स्कूल बेचना चाहते हैं या कोई मेडिकल कॉलेज बेचना चाहते हैं, कोई भी आपके एनजीओ में कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, आप उसे सेल करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो करंट में बहुत सारे केस आ रहे हैं उसके बेस पे मैं आपको एक नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि वो आपकी भी हेल्प करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी एनजीओ में कोई स्कूल चल रहा है या कोई भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, तो कभी कभी गवर्निंग बॉडी इनकैपेबल हो जाती है और वो स्कूल को ऐसी कैसी ट्रांसफर कर देती है कंसिडरेशन लेके या सेल करके। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सेल कर सकते हो? तो एज पर लॉ अगर हम देखें तो आप उसे सेल नहीं कर सकते। क्यों? आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी है, उसमें जो गवर्निंग बॉडी होती है ना, वो एज ए ट्रस्टी काम करती है और ट्रस्टी अपने राइट को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों, अगर स्कूल आप देख रहे हैं या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट जो एनजीओ में चल रहा है या एनजीओ को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी एनजीओ को बेचना चाहते हैं, ये चीज ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, लोगों ने कहां कहां गलती करी है और उसके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसके एक्सपीरियंस में मैं आपको ये नॉलेज शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कि आप जब भी कोई ट्रांसफर करना चाहें तो उससे जिससे आप परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल लीजिए और उसकी डिटेल में आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। ऐसा नहीं है कि उसमें लैंड पड़ी है। लोग क्या करते हैं कि लैंड परचेज करने के पर्पस से ना वो अपनी सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी को परचेज कर लेते हैं कि हमें लैंड परचेज करनी है इसलिए हमने करा है। और वास्तव में आप ध्यान रखना, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि किस तरह की गलती होती है। मुझे किसी की एनजीओ परचेज करनी है, उसमें स्कूल चल रहा है, तो मैं उस स्कूल के वैल्यू लगाते हैं और उसे ट्रांसफर करने के पर्पस से उसे परचेज कर लेते हैं। ये एक प्रॉपर मेथड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले ये देखना है कि स्कूल में कितने मेंबर है, क्या वो सोसाइटी में है, ट्रस्ट में या सेक्शन 8 कंपनी में, क्या सारे के सारे मेंबर अलाइव हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली आप क्या करते हैं, 2 मेंबरों से साइन कराए, प्रेसिडेंट से साइन कराए और आप उसे परचेज कर लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है, आप पेमेंट भी कर देते हैं, परचेज भी कर लेते हैं और उसके बाद और जो मेंबर है उन्हें पता लगता है, वो कहते हैं कि आप हमें बताओ हमारे कहाँ साइन है, आप बताइए आप हमने रेजुलेशन कहाँ पास करा है। आप, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको रेजुलेशन पास करना है, प्रॉपर मिनट से लिखनी है। दोस्तों, बहुत ध्यान रखना कि किसी भी इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर करते हुए आप बहुत मोटा पेमेंट करते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट में वो वीकनेस रह जाए तो आपको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब आप परचेस करना चाहें तो उसके इनकम टैक्स की रिटर्न प्रॉपर देखें और खाली आपको रिटर्न नहीं देखनी बल्कि उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी है। उसकी वेबसाइट पे जाके ये देखना है कहीं कोई इनकम टैक्स नोटिस तो नहीं आया हुआ। इनकम टैक्स का नोटिस 6 साल तक आ सकता है, 8 साल तक आ सकता है। अगर कोई नोटिस आया हुआ है तो अगर आपने उसे परचेज कर लिया, उस टाइम तो आपको लगेगा कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है, रिटर्न प्रॉपर भरी हुई है, और बाद में कोई नोटिस उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है या नोटिस इश्यू हुआ है तो उसकी सारी जिम्मेदारी तो आपकी हो जाएगी। मेरे केस में हुआ ऐसा, किसी क्लाइंट को से स्कूल परचेज सेल चल रहा था, स्कूल ट्रांसफर चल रहा था, उन्होंने ये परचेज कर लिया, बाद में पता लगा उनके पास 148 का नोटिस आया हुआ था। अब सारी जिम्मेदारी तो नहीं गवर्निंग बॉडी की है, आप कैसे साइन करेंगे? जो डिमांड निकलेगी उनकी निकलेगी, किस तरह से आप इस वर्किंग को करेंगे? दूसरा पॉइंट, आपको इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई भी किसी भी एक्ट में, चाहे लेबर लॉज में हो, कहीं उनका आउटस्टैंडिंग कोई नोटिस तो नहीं है, उनकी कोई डिमांड तो नहीं है, उनका कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। इस चीज़ को आपको जरूर देखना है। तीसरी चीज़, जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट परचेज करें तो उनकी बैलेंस शीट का एनालिसिस जरूर करें। उस बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर्स हैं या उसमें कोई लोन तो नहीं है। सपोज करो आपने स्कूल तो ले लिया और आपको लगा कि मैंने ये इंस्टीट्यूट आराम से परचेज कर लिया और उसमें लोन खड़ा हुआ है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हालांकि मोस्टली इंस्टीट्यूट ये वाला पॉइंट तो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जो मैं और पॉइंट बता रहा हूं वो कंसीडर नहीं कर पाते और उन्हें प्रॉब्लम होती है। फोर्थ पॉइंट, कि जब भी आप किसी ओल्ड एनजीओ को या स्कूल को या मेडिकल कॉलेज को या रिसर्च सेंटर को परचेज करना चाहे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उसके वेरिफिकेशन करें, असेट्स का वेरिफिकेशन करें अच्छी तरह कि जो बैलेंस शीट में है वो है या नहीं है। नंबर 1, जो डॉक्यूमेंट आप बनवा रहे हैं, पुरानी गवर्निंग बॉडी जो है वो रिजाइन दे रही है, नई बॉडी अपॉइंट कर रही है। और सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, सारी की सारी गवर्निंग बॉडी को एक साथ चेंज कर देते हैं। कभी मत करना, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होगा, जैसे सीबीएसई का है, सीबीएसई का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। कोई स्कूल है और स्कूल जो है एनजीओ में चल रहा है, तो उनके लॉ में कहीं ना कहीं ऐसा एक इंडिकेशन आता है कि आप इसे सेल या परचेज नहीं कर सकते। कुछ जो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप सोसाइटी को, ट्रस्ट को, एनजीओ को सेल और परचेज नहीं कर सकते। जब आप सारी की सारी गवर्निंग बॉडी को चेंज कर रहे हैं तो वो कैच कर लेते हैं कि ये सेल परचेज है, जो एक रेस्ट्रिक्टेड फिनोमिना है, रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट है और वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। अगर आप किसी को भी
किसी एनजीओ को परचेज कर रहे हैं, स्कूल को, मेडिकल इंस्टीट्यूट को लैंड परचेज करना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयर की दिक्कत है, क्योंकि परचेज करने के आज आपको प्रॉब्लम नहीं आनी, आज के 3 साल बाद 6 साल तक आपको क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। यानी कि आपके टाइटल, चाहे आपकी गवर्निंग बॉडी चेंज हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी आप उसमें ले रहे हैं, चाहे फिक्स एसेट्स ले रहे हैं, आपके टाइटल परफेक्ट होने चाहिए। उसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो, आपके रेजिग्नेशन लेटर हो, आपके नो डिस्प्यूट सर्टिफिकेट हो, आपके पास इंडेमनिटी बॉन्ड हो हर मेंबर का, कोई मेंबर डेथ अगर हो गया है तो उसकी लीगल हायर का क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं, रेजिग्नेशन किसके लेने हैं, अपॉइंटमेंट कैसे करना है। और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे कि आप सोसाइटी चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, सेक्शन इनकम चला रहे हैं, तीनों के रूल रेगुलेशन बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही बताना चाह रहा हूं, अगर आप कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके कोई, क्योंकि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट परचेज करते हैं बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, तो आप इस चीज पे बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और बिल्कुल सिंसियर रहना, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस में देख चुका हूं जहां पे परचेजर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा, मतलब इतने करोड़ों की उन्होंने इसमें सोसाइटी में प्रॉपर्टी परचेज करी और आज तक भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप केयर करना, ड्यू डिलिजेंस जरूर कराना और इन पॉइंटों का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत यूजफुल रही होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। थैंक यू सो मच।